नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय द हिंदू अखबार से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर लिखा है श्री वेंकैया नायडू साहब ने। भारत के उपराष्ट्रपति हैं नायडू साहब। तो इससे पहले कि क्या बात की गई है इस संपादकीय में, हम ये जान लें कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसको 1999 से यूनेस्को ने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी, संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी, उसने डिसाइड किया। लेकिन इसकी कहानी हमारे उपमहाद्वीप से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? ये उपमहाद्वीप जिसने की विभाजन की त्रासदी देखी, विभाजन के बाद दो देश बने, या कहा जाए कि भारत में से पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग तो हो गया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान बन गए। लेकिन उसके बाद पता चला उनको यानी पाकिस्तान को कि केवल धर्म ही अकेली अस्मिता नहीं है, भाषा भी एक बहुत महत्वपूर्ण अस्मिता है। इस अस्मिता को सवाल बनाकर 1950 के दशक में ही तब के पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में आंदोलन शुरू हुआ। जैसा कि धर्मांध सरकारें अक्सर कर देती हैं, आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई। 1952 में 21 फरवरी के दिन ही कई बच्चे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। आज बांग्लादेश एक भाषाई अस्मिता और भाषा के इतर, भाषा के साथ जो संस्कृति का जुड़ाव होता है, सभ्यता का जुड़ाव होता है, उसको आधार बनाकर एक उभरा हुआ राष्ट्र इतने सालों से 21 फरवरी को एक महत्वपूर्ण दिन मानता है। और उसी 21 फरवरी को फिर 1999 में यूनेस्को ने कहा कि साल 2000 से इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये हो गई पीछे की कहानी। इस पीछे की कहानी के बाद अब हम आते हैं कि संपादकीय क्या बात करता है। ब्रॉड आउटलुक समझ लेते हैं। वेंकैया नायडू कहते हैं कि भाषा की ज़रूरत क्या है, मातृभाषा की ज़रूरत क्या है, इसकी विवेचना के साथ ये संपादकीय शुरू होता है। उसके बाद दुनिया भर से जो भाषाओं का जाना हो रहा है, भाषाएं गायब हो रही हैं दुनिया से, उस पर चिंता जताई गई है। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की जो थीम है, जिसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की गई है भाषाओं को बचाने के लिए, तो फिर उसके आधार पर बताया गया है कि तकनीक का इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है, भारत क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है, क्या आशाएं इससे जगती हैं। कोरोना महामारी के बाद जो ऑनलाइन पढ़ाई और तकनीक के इस्तेमाल की बात हुई है, उसको भी इस बात से जोड़ा गया है। उसके बाद हाल ही में जो नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसमें मातृभाषा को लेकर क्या विचार हैं, उन कुछ विचारों की चर्चा संपादकीय करता है। उसके बाद हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में क्या पहलें की जा रही हैं भारत द्वारा मातृभाषा को लेकर, उसकी बात की गई है। और अंत में कुछ उदाहरणों द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि क्यों मातृभाषा बहुत ज़रूरी है, किन किन देशों में इसको लेकर ठीक काम हो रहा है और हमें आगे की राह क्या अपनानी चाहिए। तो ये था पूरा ब्रॉड आउटलुक। बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। संपादकीय शुरू कैसे होता है? नायडू साहब कहते हैं कि भारत जो हजारों और सैकड़ों भाषाओं की जन्मस्थली है, ज़मीन है, जहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। ये भाषाएं हमारी केवल भाषाई अनेकता की नहीं, भाषाई डाइवर्सिटी की नहीं, सांस्कृतिक डाइवर्सिटी की भी प्रतीक हैं। और इसी चलते भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ तरह तरह की संस्कृतियाँ मिलजुल के आपस में रहती हैं। इसलिए भी क्योंकि तरह तरह की भाषाएं भी बरसों से भारत में एक साथ रह रही हैं। हमने क्या जाना? भाषाएं संस्कृतियों का वाहक भी होती हैं, संस्कृतियों को संजोने वाली इकाइयां होती हैं, एंटिटीज होती हैं। तो नायडू साहब क्या कहते हैं कि वो मानते हैं कि मातृभाषा ही है जिसमें आप अपने विचारों को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने मूल्यों को, अपने स्वप्नों को सबसे बेहद एग्जैक्ट तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ये मातृभाषा की एक ज़रूरत हो गई। ये तो नायडू साहब कह रहे हैं, लेकिन नायडू साहब कह रहे हैं कि यूनेस्को के पूर्व डायरेक्टर जनरल कोइचुरो मात्सुरा ने एक बहुत सही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाषा जो हम अपने माता से सीखते हैं, मातृभाषा की सबसे सिंपल डेफिनेशन वही हो गई जो आपके आसपास बोली जाती है। जिस भाषाई पारिस्थितिकी में, इकोसिस्टम में आपका जन्म होता है, वो भाषा, क्या कह रहे थे मात्सुरा साहब, कि वो भाषा हमारे इनर मोस्ट थॉट्स, हमारे सबसे गहन विचारों का
सबसे आंतरिक विचारों का निवास स्थान होती है। अगर वो भाषा नहीं हो तो वो आंतरिक विचार, वो आंतरिक स्वप्न, वो आंतरिक आकांक्षाएं, आशाएं कभी व्यक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने आगे ये भी कहा कि हर एक भाषा का होना या फिर चले जाना उतना ही कीमती है या उतना ही त्रासद है जितना कि एक मानव जीवन का चले जाना। इसके बाद संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि भाषा क्या है। भाषा का एक रोल तो ये है कि वो पुल का काम करती है। पुल का काम कैसे? आपके अतीत और आपके वर्तमान के बीच, और आपके वर्तमान और आने वाले भविष्य के बीच। जानते भी हैं हम कि मानव सभ्यता ने जिस प्रकार का विकास किया, और कई दूसरी स्पीशीज जिनके पास कमोबेश इतना ही बड़ा दिमाग था, बलवान वो ज़्यादा थे, फिर भी वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मानव सभ्यता के पास भाषा थी। भाषा जिसमें आप अपनी संजोई हुई नॉलेज, अपने संजोए हुए अनुभव अगली पीढ़ी को पास कर सकते हैं। अगली पीढ़ी उसके ऊपर कार्य करती है। यानी भाषा संस्कृति में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, संस्कृति और सभ्यता में। तो संपादकीय कहता है कि ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन हाल में जो भूमंडलीकरण और पश्चिमीकरण देखा गया, उसके चलते भाषाओं के ग्रोथ पर लगाम लगी है, रोक लगी है। तो भूमंडलीकरण और पश्चिमीकरण यहाँ पर एक पद के रूप में आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भूमंडलीकरण ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में आज ही शुरू हुआ। हम जानते हैं कि प्राचीनतम सभ्यताएं, चाहे मेसोपोटामिया या सुमेर की सभ्यताएं रही हो, इजिप्ट की सभ्यता रही हो, भारत की, चीन की, इन सब में आपस में जुड़ाव भी था, यानी एक संबंध हमेशा से रहा था। लेकिन भूमंडलीकरण के जिस आधुनिक प्रारूप को हम जानते हैं, एक तो उसमें बहुत तेजी है, इस स्केल पर कभी नहीं रहा था, क्योंकि कई नए साधन आ गए, संचार के साधन आ गए, आने जाने के साधन आ गए। तो भूमंडलीकरण में एक तो बहुत तेजी है, एक प्रारूप तो ये बदला। दूसरा प्रारूप ये बदला, ये जो स्वरूप है वो पश्चिम का उस पर प्रभुत्व है। पश्चिम के प्रभुत्व से का अर्थ ये हुआ, पश्चिम के जो सभ्यतागत मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, भाषाई मूल्य हैं, वो इस पे ज़्यादा हावी है। तो इस परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है लोगों को ये याद दिलाने में कि मातृभाषाएं खतरे में हैं। वही कहानी फिर से आती है जो मैं शुरुआत में कह चुका। नवंबर 1999 में यूनेस्को ने डिसाइड किया कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, और इसके थ्रू दुनिया भर में जो वो भाषाएं हैं जिन पर खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है, उनको संजोने का काम किया जाएगा, बचाने का काम किया जाएगा। क्या भाषाएं खत्म हो रही हैं? यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है, यूएन एजेंसी की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की 6000 भाषाओं में से, और इस संख्या को देखकर ये मत समझिएगा कि बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि इसकी भी एक राजनीति है कि किन भाषाओं को भाषा माना जाता है और किन भाषाओं को बोलियां माना जाता है। हो सकता है आपके यहाँ जो डायलेक्ट या बोली कही जाती हो किसी और मुल्क में, उसे भाषा माना जाता हो। किसी लिंग्विस्ट ने कहा भी था कि भाषा और बोली में इतना फ़र्क है कि बोली के पास जब अपनी आर्मी और नेवी आ जाती है तो भाषा बन जाती है, यानी देशों की मान्यता देने के आधार पर कोई बोली भाषा बन जाती है। बहरहाल फिर भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट जो है, छोटा मोटा एस्टिमेट जो है, वो ये है कि दुनिया भर में लगभग 6000 भाषाएं हैं। 200 के आसपास मुल्कों में 6000 भाषाएं, जबकि अभी हम ढंग से गिन नहीं रहे। उसमें से भी 43% के आसपास भाषाएं खत्म होने के खतरे से जूझ रही हैं, यानी कि खतरा बड़ा है। और इसलिए जब हम 2022 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम को देखते हैं तो कुछ आशाएं जगती हैं। आज थीम क्या है? मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। बहुभाषी लर्निंग हो, सीखना हो, बहुभाषी हो, उसकी क्या चुनौतियां हैं और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इस पर इस बार का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या कि आज के समय में बात की जा रही है तकनीक की, टेक्नोलॉजी की, कि उसको कैसे आधार बनाकर मल्टीलिंगुअल लेवल पर लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाया जा सके। सीखने, पढ़ने, पढ़ाने का पूरा जो तरीका है उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म को, बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जा सकेगा टेक्नोलॉजी की मदद से। कैसे, उसके उदाहरण हम आगे देखेंगे। लेकिन साथ ही तकनीक और क्या करने के लिए सजग होनी चाहिए, तकनीक को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तकनीक का अपना वैल्यू सिस्टम नहीं होता है। जो लोग उस तकनीक को अप्लाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं,
उनका वैल्यू सिस्टम काम करता है। अगर तकनीक को अप्लाई करने वाले सब इस बात को मान चुके हैं कि कोई एक या दो भाषाएं ही हैं जो तकनीक के लिए ठीक हैं या भारत के लिए ठीक हैं, तो आने वाले समय में सारी शिक्षा पद्धति उस तकनीक पर भी एक दो भाषाओं में ही रह जाएगी, जैसे कि ट्रेडिशनल तरीकों में रह गई। लेकिन अगर लोग इस बात को सजग हैं कि बहुभाषीय तरीके से भी लोगों को सिखाया जा सकता है, लोगों को उन बोलियों और भाषाओं में सिखाया जाना चाहिए जिन बोलियों और भाषाओं में वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो फिर अगर ये सजगता रहेगी तो फिर उस तकनीक भी उसी प्रकार से डेवलप होगी। इसी बात को संपादकीय कहता है कि तकनीक को इस बारे में सजग रहना होगा कि एक इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिले, समतावादी, सबके लिए उसमें एक प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ हों, सब उसको लेकर आगे बढ़ सकें। ये नहीं जो पहले से ही कुछ भाषाओं में कुशल हैं या किसी एक भाषा में कुशल हैं, जब मैं बोल रहा हूँ किसी एक भाषा, आप अंग्रेजी सुन सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि जो किसी एक भाषा में कुशल है उसी को केवल बढ़ने का चांस मिले टेक्नोलॉजी के आधार पर। टेक्नोलॉजी बनाने वालों को और वो देश की सरकार जो इन टेक्नोलॉजी माध्यमों को अवसर प्रदान करती है, अवसंरचना प्रदान करती है, उनको भी ये ध्यान रखना होगा, सजग रहना होगा कि एक्सपीरियंस इक्विटेबल हो, समतावादी हो और इंक्लूसिव हो, सबको समायोजित करने वाला हो, सबके समायोजन का ध्यान रखने वाला हो, उस सोच पर ना टिका हो कि हम एक तबके को अगर पढ़ा देंगे तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से पूरा समाज धीरे धीरे शिक्षित हो जाएगा। ये वो नीति है जो अंग्रेजी शिक्षा नीति, अंग्रेजों की शिक्षा नीति हुआ करती थी। बहरहाल संपादकीय आगे किसी को कोट करते हुए कहता है, किसको कोट करता है? यूनेस्को के एक डायरेक्टर जनरल थे, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी वो सारे औजार प्रोवाइड कर सकता है जिससे हम अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, भाषाई जो डाइवर्सिटी है उसकी रक्षा कर सकें। ये टूल कई चीज़ों में मदद कर सकते हैं, सबसे बढ़कर तो उन चीज़ों में, उन भाषाओं के को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं जो भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं, और दूसरा जो भाषाएं केवल बोली जाती हैं, जिनमें लिखने का कोई इतिहास नहीं है। ये तकनीकी टूल ये इंश्योर कर सकते हैं कि उन भाषाओं का भी एक जगह पर रक्षण हो सके, उनको बचाया जा सके, ताकि वो भाषा जो अपने साथ पूरी सभ्यतागत और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को लेकर चलती है, जिसमें कई मूल्य हजारों सालों के इवोल्यूशन में जिसके साथ डेवलप हुए हैं, इस खतरे से बच जाए कि वो भाषा बच जाएगी, मर जाएगी, तो अपने साथ उन सभी मूल्यों, कहानियों, मुहावरों, दृष्टिकोणों और पहचानों को लेकर मर जाएगी। उसको बचाने में ये तकनीक रोल निभा सकती है। उसके बाद संपादकीय कहता है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है, बहुभाषी तरीके से शिक्षा देने का जो नज़रिया है या जो कोशिश है, वह इस बात पर टिकी हुई है कि मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है, अगर आपको शिक्षा को समावेशी बनाना है, सबके लिए खोल के रखना है, तो उसके लिए मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो नायडू साहब कहते हैं कि उन्होंने हमेशा इस बात को ऐसे देखा है, जो मातृभाषा है वो आपके आँखों की रोशनी है, और जो दूसरी भाषाएं हैं जिसमें आपको दुनिया भर की जानकारियां मिल जाती हैं, वो चश्मों की तरह है। अगर आपके पास आँखों की रोशनी ही नहीं रहेगी तो चश्मे क्या कर पाएंगे? एक अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा रूपक है, जिसको नायडू साहब कहते हैं। इसलिए नायडू साहब क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसमें ये भी शामिल है कि वो सभी लोग जिनकी भाषा चाहे जो भी हो, उनको अपनी भाषा में विकास करने का अवसर मिले। तो कोविड-19 के समय कोविड की बात आ ही गई। आजकल जो भी बात शुरू होती है, कोविड ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हर पहलू में कोरोना आ ही जाता है। कोविड के समय शिक्षा पर क्या असर पड़ा? स्कूल बंद हो गए और तमाम एडुकेटर या जो लर्नर थे, जो पढ़ाने वाले थे और पढ़ने वाले थे, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हुए। ये नया नॉर्मल बन गया। लेकिन इसमें कुछ नई चुनौतियां भी आई। नई चुनौतियां क्या आई कि एक तो इंटरनेट पर पढ़ाने का तरीका ना सबको आता था, ना पढ़ने वालों को इसकी आदत थी। इसके अलावा बात केवल इतनी नहीं है, इंटरनेट एक्सेस हर व्यक्ति तक नहीं थी, जिन बातों को भारत का मध्यम वर्ग या दुनिया भर का मध्यम वर्ग बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि ये तो सबके पास होगा,
उस फ्रांस की महारानी की तरह जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से पहले कहा था, माना जाता है कि कहा था, कि वदंती है कि कहा था कि लोगों के पास रोटियां नहीं हैं, भूखे लोग केक क्यों नहीं खा लेते। उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसा मान सकते हैं, मध्यम वर्ग कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये समस्या नहीं है। लेकिन जो समझदार हैं वो जानते हैं कि आपके पास इंटरनेट एक्सेस का मतलब ये नहीं है पूरे भारत के पास इंटरनेट एक्सेस है। तो ये भी एक चुनौती के तौर पर आया। और सबसे बड़ी चुनौती क्या आई कि तमाम जो कंटेंट है जो क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है वो किताबों के माध्यम से तो अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल था, लेकिन जब इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा देने की बात आई, लेसन प्लान तैयार करने की बात आई, तो ना तो वो लोग कुशल थे कि वो दूसरी भाषा से इस भाषा तक अनुवाद कर सकें। तमाम मातृभाषाएं, भारत में जितनी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं को बोलने वाले हजारों लाखों में हैं। तो वहाँ पे भी कमी आई कि एक तो वो चीज़ें नहीं थी, वो सामग्री नहीं थी उन भाषाओं में जो ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन माध्यम से बच्चों तक पहुंचाई जा सके, और लोग भी ट्रेंड नहीं थे कि अगर कुछ एक भाषाओं में ही वो सामग्री है तो उनको सभी भाषाओं में उपलब्ध इतनी जल्दी कराया जा सके। तो फिर सवाल आ गया डिजिटल डिवाइड का, डिजिटल खाई का, जिसमें एक और वो लोग हैं जिनके पास भाषाई पहुंच भी है, तकनीक तक पहुंच भी है, दूसरी ओर वो लोग हैं जो भाषाई रूप से भी अंग्रेजी में बहुत कुशल नहीं हैं और जिनकी पहुंच भी तकनीकी माध्यमों तक, इंटरनेट तक, मोबाइल फ़ोन तक, बेहतर इंटरनेट कनेक्शन तक बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद संपादकीय आगे बढ़ता है और कहता है कि इस आलोक में अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखिए। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को नायडू साहब कहते हैं कि ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, इसने दूरदर्शी डॉक्यूमेंट बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो नायडू साहब कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि कम से कम कक्षा 5 तक और हो सके तो कक्षा 8 तक लोगों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। देखिए, कई बार मातृभाषा में शिक्षा देने से लोग ये समझने लगते हैं कि उनको दुनिया की दूसरी भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा। ये अर्थ नहीं है। मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जाए, साथ में आपको दूसरी भाषाएं भी पढ़ाई जाएं। इन दोनों में इफ और बट नहीं है, ईदर और नहीं है, ये दोनों चीजें साथ में हो सकती हैं। बड़ा ध्यान किस पर है कि बच्चा जिस परिवेश में बढ़ रहा है, और यहाँ पे फिर से हो सकता है मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग मानने लगे कि सब लोग तो आजकल अंग्रेजी में बात करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। एक भारत का अधिसंख्य वर्ग, अब वहाँ पे बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा में बड़े होते हैं, कई बार बोलियों में बड़े होते हैं। एक आदर्श देश वो होगा जो उन बच्चों को इस आधार पर दुत्कारे नहीं कि तुम किसी भाषा को बोलना नहीं जानते, उनके माता पिता के मन में एक ग्लानि बोध पैदा ना करे कि आप अपने बच्चे को कोई खास भाषा नहीं सिखा पा रहे हैं। एक कुशल राष्ट्र वो होगा जो अपने लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे सके कि हम बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को उस भाषा में शिक्षा देने में सक्षम हैं, अगर वो तैयार है तो, जिस भाषा को वो सबसे बेहतर जानता है। तो इस आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नायडू साहब एक विजनरी डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, दूरदर्शी डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्या क्या लक्ष्य हैं? उसमें एक लक्ष्य ये भी है कि जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है, पढ़ने और पढ़ाने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें ऐसे बदलाव किए जाएं कि ये हर तरीके से, भाषाई तरीके से भी समावेशी हो, इंक्लूसिव हो और वैल्यू बेस्ड हो, यानी मूल्य आधारित हो। इसके अलावा नायडू साहब कहते हैं कि अगर मातृभाषा का प्रयोग होगा तो जो लर्निंग आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स यानी हम जानते हैं तमाम सर्वे होते हैं। प्रथम का एक सर्वे आता है जो स्कूलों की जांच करता है, ASER सर्वेज होते हैं जो स्कूलों में जांच करते हैं कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको असल में कितना सीख पा रहे हैं, उनको जोड़ घटाना, अल्फ़ाबेट्स, ये सब पूछा जाता है उनसे। इस आधार पर पता चलता है कि भारत में लर्निंग आउटकम बहुत खराब है। कई बार दूसरी क्लास के बच्चे बेसिक अल्फ़ाबेट्स नहीं जानते, वर्णमाला नहीं जानते, 8वीं क्लास के बच्चे कायदे से जोड़ घटाना नहीं जानते, बड़े स्तर पर ऐसा हो रहा है। तो क्या कह रहा है संपादकीय कि अगर मदर टंग यानी मातृभाषा का उपयोग होगा तो इससे लर्निंग आउटकम्स भी सुधरेंगे और जो बच्चों की सोचने समझने की क्षमता है उसमें भी अधिक विकास होगा, क्योंकि कम से कम जो भाषा का एक स्पीड ब्रेकर है जो बीच में आता है वो हट जाएगा, उनका पूरा ध्यान सोचने समझने पर लग सकेगा। इसके अलावा संपादकीय कहता है कि बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है कि जो वैज्ञानिक
और तकनीकी टर्मिनोलॉजी है वो भी वो सारी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो। इससे जो पूरा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, जो पूरी शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा प्रणाली का लोगों का अनुभव है, उसमें बहुत बदलाव आएगा। उस अनुभव में आज क्या होता है कि लोग हिंदी में विज्ञान या तकनीकी विषय पढ़ने से घबराते हैं, वो घबराना बंद हो जाएगा। अभी के लिए केवल मानविकी, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ ही ऐसा माना जाता है कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सुलभ रह जाते हैं। संपादकीय कहता है उसको बदलने की ज़रूरत होगी। भारत के प्रख्यात फिजिसिस्ट वैज्ञानिक सीवी रामन साहब ने कहा था कि अगर हम विज्ञान को अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ाएंगे तो ये केवल हाई ब्रो एक्टिविटी रह जाएगी। हाई ब्रो एक्टिविटी यानी कि एक खास तबके तक महदूद रह जाने वाली एक्टिविटी बनकर रह जाएगी। विज्ञान जो है वो सर्व सुलभ नहीं हो पाएगा, समाज में फैल नहीं पाएगा और विज्ञान में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिक खोजों में या वैज्ञानिक खोजों से जो एक्साइटमेंट आता है उसमें सभी लोग उससे जुड़ नहीं पाएंगे। तो संपादकीय आगे बढ़ते हुए कहता है कि सीवी रामन साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें कुछ प्रोफेटिक रिंग था, कुछ पैगंबराना था, कुछ भविष्य की झलक दिखती थी। क्योंकि हमने जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम बनाया, शिक्षा प्रणाली बनाई, उसमें अंग्रेजी बहुत ज़्यादा हावी है। खास तौर पर अगर हम तकनीकी यानी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स की बात करें, और इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था ने भारत के एक बड़े तबके को इन वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा व्यवस्थाओं से बाहर कर दिया, शिक्षा प्रणालियों से बाहर कर दिया। तो इसलिए ज़रूरत क्या है कि हमें एक इफ़ेक्टिव मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम, एक सशक्त बहुभाषी शिक्षा प्रणाली बनानी होगी सभी डिसिप्लिन्स में। यहाँ पर संपादकीय एक महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक भी देता है, तथ्य भी देता है कि AICTE जो टेक्निकल एजुकेशन की देखरेख करती है, उसने 2020 में एक सर्वे किया, 83,000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें से 44% बच्चों ने कहा कि हमें बेहतर लगेगा जो हम तकनीकी शिक्षा सीख रहे हैं, इंजीनियरिंग सीख रहे हैं। 44% बच्चों ने कहा कि अगर हमें अपनी मातृभाषा में इसको सीखने को मिलता तो हम बेहतर पढ़ पाते, बेहतर कर पाते। ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी देश में तकनीकी शिक्षा अपनी मातृभाषा में नहीं दी जा सकती। दुनिया के तमाम देश हैं, वो देश भी जिनसे हम अपना इंजीनियरिंग का साजो सामान खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पर इजराइल में सारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सारी मेडिसिन की पढ़ाई हिब्रू भाषा में होती है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में इस तरह के उदाहरण नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग जो है वो किसी एक भाषा की बपौती है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें लगती हैं। देखते हैं संपादकीय आगे क्या कह रहा है, हम वो चीज़ें कर रहे हैं या नहीं। संपादकीय कहता है कि हाल ही में AICTE और IIT मद्रास ने तय किया है कि जो स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल क्या है, 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तब उसको कहा जाता था, अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। तो शिक्षा मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया सारी ऑनलाइन एजुकेशन को, बेसिकली एजुकेशन को ऑनलाइन तरीकों से देने के लिए, खास तौर पे उच्च शिक्षा पर फोकस करने के लिए। तो उसका एक पोर्टल भी है, स्वयं पोर्टल। तो हाल ही में AICTE और IIT मद्रास मिलकर कई कोर्सेज को तमाम भाषाओं में, तमाम भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, मलयालम, गुजराती। कहा गया कि ये बहुत तारीफ योग्य कदम है भी, लेकिन ये भाषाएं कुल 7-8 ही तो हुई अभी। भारत बहुभाषी है और बहुभाषी में भी बहुत भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा कदम है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो इस कदम को भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसको IIT और IIT मद्रास और AICTE ने मिलकर उठाया है। इसी के अलावा AICTE ने एक और कदम उठाया है कि जो BTech प्रोग्राम है, जिसको हम इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कहते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, उस प्रोग्राम को आप 11 भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं। तो माना जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो स्वप्न है, उस स्वप्न को फॉलो करते हुए AICTE ने कहा है कि इंजीनियरिंग को 11 भाषाओं में किया जा सकता है। अब यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने जगहों पर भाषाओं में चाहे तो इंजीनियरिंग कोर्स शुरू कर सकती हैं, डिग्री उसमें प्रदान कर सकती हैं। हिंदी, मैथिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमीज़, पंजाबी और उड़िया भाषाओं में AICTE ने इंजीनियरिंग कोर्सेज को चलाने की अनुमति दे दी है। तो उसके आगे क्या कहता है संपादकीय? संपादकीय कहता है कि
जो मातृभाषा है, जब आप उसी में सीखते हैं तो आपकी पहचान और आपकी आत्मसम्मान ये दोनों भी पुष्ट होते हैं। और इसलिए भी हमें तमाम उन लोगों को उतना सम्मान देना चाहिए जो अपनी भाषा में कम से कम अपने काबिलियत को साबित करना जानते हैं और चीज़ों को समझना जानते हैं। इसके बाद संपादकीय कहता है कि ये दुख की बात है कि कई पढ़ने वाले और कई उनके माता पिता भी भारतीय भाषाओं में पढ़ने को दोयम दर्जे से देखते हैं, अंग्रेज़ी को अतिरिक्त सम्मान देते हैं। इसके चलते जो बच्चे हैं उनका मातृभाषा तक जो उनकी एक्सेस है, जो पहुंच है, वो सीमित रह जाती है। और ऐसे लोगों में, ऐसे बच्चों में एक सोशियो कल्चरल रूटलेसनेस होती है, एक विस्थापन का भाव रहता है उनके मन के अंदर, क्योंकि जिस भाषा में असल में वो लर्निंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, उसकी संस्कृति को वो उतने बेहतर तरीके से नहीं जानते, और जो संस्कृति और सभ्यतागत मूल्य हैं जिन भाषाओं में थे, उन भाषाओं पे उनकी पकड़ बहुत अच्छे से नहीं है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हम अंग्रेज़ी में कॉम्पिटेंट बने, बहुत बेहतर बने, लेकिन हम ये ना मान लें कि जिनको अंग्रेज़ी आती है वो बौद्धिक तौर पर भी ज़्यादा समझदार हैं, ना ही हम ये मान लें कि अंग्रेज़ी ही जीवन में सफलता पाने की कुंजी है। तो अब उदाहरणों की बात होती है। उदाहरणों की बात क्या है कि संपादकीय उदाहरण हो सकता है आपको लगे कि काफ़ी बार दोहराए जा चुके उदाहरण हैं, बट फिर भी दोहरा ही देते हैं कि लोगों को समझना चाहिए कि तमाम तरह के देश हैं, दुनिया में तमाम तरह के मुल्क हैं जो अपनी भाषाओं में बच्चों को शिक्षा देते हैं। तमाम यूरोपीय देश हैं, कई एशियाई देश भी हैं, जैसे जापान, चीन, कोरिया, जो कि उन्नत देश हैं, और फिर भी वहाँ पर शिक्षा का जो मुख्य माध्यम है वो उनकी लोकल भाषाएं ही हैं। तो अब बात भारत की। भारत में एक भाषाई सेंसस हुआ। इस प्रकार से लोगों की जनसंख्या गिनी, जैसे हम जनसंख्या के लिए सेंसस करते हैं, भाषा का सेंसस हुआ। 2018 में उसकी फाइंडिंग आई। कहा गया कि भारत में ही 19,500 भाषाएं हैं। आप कहेंगे कि तब तो बात यूएन कह रहा था दुनिया की 6,000 भाषाओं में से 43% खतरे में है। ये तो भारत में ही 19,500 भाषाएं निकल गई। ये इसलिए निकल गई क्योंकि सेंसस को करने वाले लोग ज़्यादा संवेदनशील थे, ज़्यादा संजीदा थे। वो भाषा और बोली में एक तरह का की जाति प्रथा फॉलो नहीं करते थे कि बोली निचली है, भाषा ऊपर है। ये सब नहीं। भाषा यानी भाषा, इसके कुछ ग्रामेटिकल आधार हैं, कुछ तकनीकी आधार हैं, लेकिन फिर भी अगर भाषाएं हैं तो उन्होंने कहा कि भारत में 19,000 भाषाएं और बोलियां हैं मिला जुला कर, और उनमें से 121 भाषाएं ऐसी हैं जो 10,000 से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा 196 भाषाएं ऐसी हैं जिनको एंडेंजर्ड कहा जा रहा है, जो खतरे में हैं। तो ऐसे में भूलना नहीं चाहिए, संपादकीय कहता है कि हर भाषा एक सांस्कृतिकी का निर्माण करती है, जिसमें हमारी चेतना के बरसों के जो इवोल्यूशन हुआ है, बरसों में हमारी चेतना में जो तमाम आचार, व्यवहार, कहानियाँ, रहन सहन के तरीके, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आई हैं, भाषा उन सबको एक जगह पर संजो के रखती है। और आप कहेंगे इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि उस भाषा में ही हज़ारों सालों में ही लोगों ने अलग अलग अस्मिताओं के साथ मिलकर रहना सीखा होता है, मूल्य सीखे होते हैं, तमाम तरह की गलतियों से सबक लिया होता है, तमाम तरह की गलतियों को याद रखा होता है, आकांक्षाएं पाली होती हैं, स्वप्न देखे होते हैं। भाषाएं जब खतरे में आती हैं तो ये सब कुछ खतरे में आ जाता है। तो इसी के साथ ये संपादकीय अंत होता है। इस संपादकीय में हमने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से ये जाना कि भाषा का महत्व क्या है, भाषाओं के खत्म होने का खतरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की कहानी क्या है, उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, तकनीक का इसमें क्या रोल हो सकता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ को लेकर क्या सोचा गया है, आईआईटी मद्रास और एआईसीटीई मिलकर क्या कदम उठा रहे हैं। एआईसीटीई ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए एक नई शिक्षा नीति तैयार की है। 2019 में
तकनीकी शिक्षा में लेकर क्या बदलाव किए हैं, ये तमाम पहलू हैं जिनकी आज हमने चर्चा की। आशा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर ये सारी बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।